स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं 8th क्लास का हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर। तो ये जो आपका हिंदी का पेपर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको ज़रूर एक बार देख लेना। इससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि आपके लिए हमने विज्ञान का पेपर सॉल्व कर दिया है। आपके सभी विषय को हम सॉल्व कर रहे हैं और आप जो भी अपना विषय भेजना चाहते हैं तो नीचे जो है व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस पर भेज सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन हमने बना दिया विज्ञान का, आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे विज्ञान लिखा हुआ है। तो ये सॉल्यूशन हमने बना दिया, विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर है ये, और इसका पूरा आंसर हमने दे दिया है आप लोगों को, ठीक है। 8th क्लास का है, राजस्थान बोर्ड के लिए। इसी तरह से अब हिंदी जो सब्जेक्ट है आपका, इसका भी हम सॉल्यूशन दे रहे हैं ताकि आप लोग तैयारी कर पाएँ। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो इसका आंसर क्या होगा, इसको देख लेते हैं। पहला इसका आंसर जो है हमारा ये हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर कवि को क्या विश्वास है। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, कवि जीवन के प्रति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है, इसलिए वह अपनी कर्तव्य निष्ठा तथा सक्रियता से विमुख होकर अपने जीवन का अंत नहीं होने देना चाहता या नहीं होने देगा। वह अपने उत्साही कार्यों की आभा को बसंत की तरह सुगंधित रूप में सब ओर फैलाना चाहता है। तो ये इसका पहला आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए क्या पूछा गया है, उसको हम देख लेते हैं। उसके प्रश्न के बाद देखिए दूसरा प्रश्न जो दिया गया यहाँ पर, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, ये आपको बताना है। इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे, वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु को दे करके लिया जाता था। वस्तु विनिमय पहले क्या होता था, पहले पैसे नहीं बने हुए थे, ठीक है। पैसे तो अभी धीरे धीरे प्रचलन में आए और पैसे का रूप बदलता रहा। पहले के ज़माने में पैसे नहीं चलते थे, आपको क्लास में बताया होगा। तो उस समय क्या है, जैसे कि मैंने एक बोरी गेहूं दी किसी को, तो उससे अगर मुझे बकरी की आवश्यकता है, एक छोटी बकरी मेरे को दे देगा। और इसी तरह से 10 बकरी दूंगा तो उससे मैं एक गाय ले लूंगा, वो मेरे से 10 बकरी ले लेगा। या किसी को मेरे से 5 ऊँट चाहिए तो वो अपनी 4 हाथी दे देगा, या वो हम बराबरी में मतलब अपने हिसाब से उसको देखते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर वस्तु विनिमय क्या है? तो वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दे करके जो है दूसरी वस्तु लेते हैं, और वस्तु के लिए पैसे नहीं दिए जाते। ये मेन चीज़ है, वस्तु विनिमय का मतलब ये है। और वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती थी, ठीक है? ये पहले की बात हो रही है, उसी का बता रहे हैं। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ है, किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण जो है वर्तमान परिवेश में, मुद्रा मतलब पैसा, धन जो हम कमा रहे हैं, तो उसके चलने के कारण जो है वर्तमान में यानी कि आज के समय में वस्तु का लेन देन जो है वो धन यानी कि मुद्रा के द्वारा होता है। और विनिमय की प्रचलित पद्धति जो है अब पैसा है, ठीक है। पैसा, मुद्रा, धन, ठीक है। तो पैसा लिख दोगे, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या बोला गया है ये आपसे मतलब समझना चाहता है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई, ठीक है। यानी कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर के हैरानी क्यों हुई है, ये आपको बताना है। तो चलिए अब देखते हैं इसके आंसर को। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को सुनकर के हैरानी इसलिए हुई, इसका रीजन क्या बोल देंगे, क्योंकि बस की हालत बहुत खराब थी और उसे देखकर लग रहा था कि वह एकदम एक कदम भी नहीं चल सकती। इसके अलावा जो है इसके बावजूद भी कंपनी का हिस्सेदार कह रहा है कि यह बस अपने आप चलती है। समझ में आया? दोबारा बोलूं, देखो, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को सुनकर के हैरानी इसलिए हुई क्योंकि बस की हालत बहुत ही खराब थी। उसे देख करके ये लग रहा था कि वह एक कदम भी नहीं चल सकती है। इसके बावजूद भी कंपनी का जो हिस्सेदार कह रहा था कि यह बस अपने आप चलती है। और बस की स्थिति ऐसी थी कि जैसे कि बूढ़ी औरत यानी बूढ़ी युवा वृद्धावस्था की एक औरत की तरह, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो अपनी लाइनों को। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो कवि ने अपने आने को उल्लास कहा है, उल्लास मतलब खुशी कहा है कि कवि आता है, और अपने जाने का वो आंसू कहता है। आंसू बहकर बन जाते हैं, आंसू बहकर जो है वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये क्यों ऐसा कहा है कवि ने? तो इसका आंसर देखते हैं और इसको समझते हैं। इसके जो हमारा उल्लास वाला और आंसू वाला जो क्वेश्चन है, जो कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है, इसके दो उत्तर देखेंगे। एक उत्तर अभी आप देख रहे हैं, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वह जहां भी जाता है
लोगों को खुशियों का संदेश देता है, जिससे लोगों को अपने दुख भूलने का अवसर मिल जाता है। और कवि ने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि उसके जीवन में आई खुशियां चीरकाल तक नहीं रह पाती। चीरकाल का मतलब बहुत समय तक नहीं रह पाती, और कवि उसे अपनी असफलता मानता है, इससे कवि को दुख भी होता है। तो ये तो एक आंसर पहला है। और इसके बाद जो दूसरा आंसर है ये देखिए, कवि बेफिक्री भरा मतलब बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति, यानी वो आराम से बिना फिक्र के जीवन जीने वाला व्यक्ति है। वह अपने साथियों के साथ जहाँ भी जाता है, वहाँ उनके सुख-दुःख में शामिल होता है और उनमें खुशियाँ बाँट देता है। वह अपने लक्ष्य अर्थात उन लोगों की खुशियों को स्थायी नहीं बना पाता, यानी कि उनकी जो खुशियाँ बाँटता है, उनको स्थायी नहीं बनाता, क्योंकि वापस आते समय कवि और वे लोग दोनों ही जो है दुखी हो जाते हैं, इसलिए कवि ने ये ऐसा कहा है। तो आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें देखिए क्या पूछा गया है। 5वें प्रश्न में पूछा गया है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? तो पत्र जैसा संतोष जो है फ़ोन या एसएमएस क्यों नहीं दे सकता? तो इसके आंसरों पे हम चर्चा करते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न के भी हम 2 आंसर देखेंगे, जो आपको अच्छा लगता है, जो ईज़ी लगता है, दोनों को मिक्स करके भी आप लिख सकते हो। जी वो दोनों पढ़ लो, उसमें से मिक्स करके भी लिख दो। तो पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि पत्रों का स्थायित्व जो है, वो स्थायी होता है, यानी पत्र को स्थायी माना जाता है। उनमें मानवीय प्रेम और लगाव का समावेश होता है। जब पत्र लिखते हैं, तो सारी हम अपनी जानकारियाँ, अपने मन में क्या बात है, वो सारी चीज़ें डालते हैं। पत्रों को हम सहेज के भी जो है रख सकते हैं, यानी कि हम पत्रों को सहेज भी कर सकते हैं। सहेज का मतलब है हम उसको अच्छे तरीके से रख सकते हैं, लेकिन फ़ोन पर की गई बात जो है वो अस्थायी होती है। एसएमएस से संदेश जो है सीमित शब्दों में भेजे जाते हैं, बहुत छोटे-छोटे संदेश होते हैं, बहुत ज़्यादा भावनाएँ उसमें, बहुत सारा हम विचार नहीं लिख सकते, कोई चीज़ समझाने वाली चीज़ें उसमें ज़्यादा नहीं लिख सकते। पत्र जो है भावना प्रधान है, वह शिक्षाप्रद होते हैं। पत्रों में जो है अपनी भावना भी होती है, और जो हम लिखते हैं बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, ताकि उससे कुछ उसको समझ में आ जाए, यानी कि शिक्षा मिलती है। और अमिट यादें उनके साथ जुड़ी होती हैं। जो पत्र होती हैं उसके साथ में ऐसी यादें जुड़ी होती हैं जो कभी मिट नहीं सकती, अमिट यादें बोलते हैं उनको। पत्रों को एकत्रित करके पुस्तक का रूप भी दिया जा सकता है, यानी कि जितने भी पत्र आ रहे हैं उनको सभी को इकट्ठा करें तो वो एक पुत्र, यानी कि अपना पत्र जो है वो क्या बन जाएगा, कॉपी की जगह या बुक की जगह ले सकता है, यानी कि उसको हम एक बुक का, यानी कि पुस्तक का रूप दे सकते हैं। और जबकि फ़ोन या एसएमएस में ऐसा नहीं होता है। संदेश भेजने का ये सस्ता साधन जो है, पत्र एक सस्ता साधन भी माना जाता है। ठीक है? तो इस तरह से आप पहला आंसर लिख सकते हैं। यदि आप दूसरा आंसर लिखना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि फ़ोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभाव को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि एसएमएस से कामकाजी बातें संक्षिप्त रूप में, यानी कि छोटे-छोटे रूप में लिखी जाती है, और पत्रों में जो है हम अपने मनोभाव को, जो भी हमारी भावनाएँ हैं, जो भी हम लिखना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से बता सकते हैं, बोल सकते हैं, उसमें मतलब अपनी बातों को डाल सकते हैं। और पत्रों से आत्मीयता झलकती है, यानी पत्र में जो लिखते हैं अपने दिल से लिखते हैं, उन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। यानी कि पत्र में जो लिखी चीज़ है, उससे हम खोजबीन भी कर सकते हैं कि जो बातें उसने लिखी हैं, क्या वो ऐसी बातें हैं? कोई आप बीती लिखता है, कोई अपनी और कोई परेशानी लिखता है। ये कई किताब का आधार भी होती हैं। पत्र जो है, पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। जो पत्र है, ये अपने आप में राजनीति में भी लिखे जाते हैं, साहित्य में भी लिखे जाते हैं और कला क्षेत्र में भी लिखे जाते हैं, और इनसे आंदोलन भी किया जा सकता है। पत्र लिख कर के हम सूचना पहले देते थे, तो पत्रों के हिसाब से यहाँ पे बात कही गई है। और यह क्षमता फ़ोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में जो है नहीं होती है। ठीक है? ये क्षमता जो है इसमें नहीं होती है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगले प्रश्न में जो क्या पूछा है, यहाँ पूछा गया, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़-पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो हम यहाँ पे इसका उत्तर लिख देंगे, जो कि इस तरह से आप लिखोगे। देखिए आंसर क्या लिखेंगे। कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। ध्यान रखना, इसमें बोल रहा है पक्षी और बादल की चिट्ठियों में जो है पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ जो है भगवान द्वारा जो भेजा गया एकता और सद्भावना का संदेश है, उसको पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते
नदियां समान भाव से भरी लोगों में अपने पानी को बांटती हैं। जितनी भी नदियां हैं उन इस संदेश को क्या है वो जो है सद्भावना दे रही है, एकता का सूत्र है, तो ये सभी को पानी देती है, सभी लोगों को जो अपना पानी बांटती है। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है, चाहे उस पे छोटी कास्ट का चढ़ जाए तो दुखी नहीं होता, और बड़ी कास्ट का चढ़ जाए तो दुखी नहीं होता, गरीब चढ़ जाए तो दुखी नहीं होता, बच्चे चढ़ जाए तो दुखी नहीं होता। पहाड़ इस तरह से मतलब ये क्या है, एकता और सद्भावना के जो है यहाँ पे प्रतीक बताया गया है। और पेड़ पौधे जो है समान भाव से अपने फल फूल सुगंध जो है सभी को बांटते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते। तो इस तरह से ये कवि जो है यहाँ पे जो है संदेश देना चाहता है, ये चीज़ बताना चाहता है इस लाइन के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब अगले प्रश्न को देखें यहाँ पर। तो अगला प्रश्न जो पूछा गया आपसे, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो देखिए इसका आंसर बहुत छोटा सा है। दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को, यानी कि कोई चीज़ खराब है उसकी हम अच्छी उसके अंदर खराब है और उसको हम जो है केवल उसको ही बातें करके उसके मज़े ले रहे हैं, यानी कि उसके गलत पक्ष को उद्घाटित करके, यानी कि उसको उभार करके सबके सामने रख करके जो है उसमें रस लेते हैं, रस मतलब उसका मज़ा लेते हैं। या जब हमारे ऐसा करने से वो लोग जिसका हम मज़ा ले रहे हैं वो उग्र रूप, यानी कि मतलब गुस्सा हो जाते हैं, उग्र रूप धारण कर लेते हैं और किसी को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोषों का पर्दाफाश होना जब बुरा रूप ले लेता है, जब कोई उसका उपहास उड़ाता है, उसका मजाक करता है, और जिसके कारण वो व्यक्ति जिसका उपहास उड़ाया जा रहा है वो किसी और को हानि पहुंचा देता है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद जो है 8वां प्रश्न, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, इसको लिखना है। तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से लिखेंगे, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है और उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है, ताकि जो और बाकी वह तिनके से अपने घोंसला इसलिए तैयार करना चाहती है ताकि वह अपने बच्चों के साथ में उसमें रह सके, अंडे दे सके और घोंसला उसके परिवार की जो है सुरक्षा कर सके। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना के बढ़िया से लिख देंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 9वां प्रश्न देखिए, कामचोर कहानी का क्या संदेश देती है? कामचोर कहानी जो है वो क्या संदेश देती है, 9वां प्रश्न इसमें ये पूछा गया है। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। कामचोर कहानी ये संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, यानी कि घर के काम उनको करना चाहिए, कुछ छोटे मोटे कार्य को करने की आदत जो है उसमें डालनी चाहिए। साथ ही साथ माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों से छोटे छोटे कार्य करवा कर उन्हें जो है काम करने की आदत डालें, न कि उन्हें पूर्णतया जो है नौकरों पर निर्भर कर दें। इस पाठ में यह भी दर्शाया गया कि पहले तो माता पिता ने बच्चों को काम करने की आदत डाली नहीं, और जब उन्हें काम करने को कहा तो वे बेचारे कुछ नहीं कर पाए, और जो है उनमें उनका कोई भी कसूर नहीं था, क्योंकि बच्चों से पहले ही नहीं आदत डाली गई थी तो वो कैसे कर पाते अपनी ओर से। तो उन्होंने जो है कार्य करने की पूरी कोशिश की थी, तो इस कहानी में भी दर्शाया गया। तो ये सारी शिक्षा आपको ढंग से लिखनी है, क्योंकि ये आपके कामचोर कहानी का संदेश जो है ये व्यक्त करती हैं लाइनें। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अगला 10वां जो प्रश्न है इसमें देखिए, सुदामा की जो है इसमें दीन दशा, सुदामा की दीन दशा जो है ये क्या कह रही है, सॉरी, सुदामा की दीन दशा देख करके कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखना है। तो सुदामा की दीन दशा जो है उसको देख करके कृष्ण की क्या दशा हुई, मतलब मन के अंदर उनके क्या दशा हुई, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो हम इसको जैसे इस तरह से लिखेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं। जब श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा यानी अपने बचपन के मित्र सुदामा की दीन दशा देखी तो वो व्याकुल हो गए, और जो है सुदामा के पैरों में कांटों के जाल लगे हुए थे। श्री कृष्ण अपने मित्र की यह दुर्दशा देख करके रोने लगे और उनकी आंखों से इतने आंसू निकल पड़े कि सुदामा जी के पैर धुल गए। एक तो तरह से आप ये आंसर लिख सकते हो और दूसरा आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो, सुदामा जी की दीन दशा को देख करके श्री कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से आंसू धारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं के आंसुओं से जो है सुदामा के पैर धुल गए। और उन्होंने कहा उसने उसके कहने वो उनसे कहने लगे, यानी सुदामा से कहने लगे कि तुम इतने दिन कहाँ थे या कहाँ रहे। ठीक है, तो इस तरह से ये आप आंसर लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए इसमें क्या बोला गया है।
इसमें पूछा गया है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? तो बिलवासी जी ने, आपको पता ही है, चुराए थे। बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल को देने के लिए रुपयों का प्रबंध जो है अपनी पत्नी की संदूक से चोरी करके किया। इसके लिए उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी के गले में पड़ी चैन से ताली यानी कि चाबी निकाली और चुपचाप संदूक से रुपए निकाल करके उसे बंद कर दिया। लाला झाऊलाल के लिए रुपयों का इंतजाम अंग्रेज के माध्यम से हो जाने पर उन्होंने वे रुपए उसी तरह वापस रख दिए और उनकी पत्नी को जो है वो पता भी नहीं चला। तो इस तरह से उन्होंने रुपयों का इंतजाम किया। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या पूछ रहा है, क्रिया किसे कहते हैं, और उदाहरण सहित आपको समझाना है। आप जानते हैं अच्छी तरह से क्रिया किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। क्रिया क्या कहते हैं हम, जिस शब्द से किसी कार्य का करना अथवा होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ती है, वो पढ़ता है, वो खेलता है, वो खेलती है, वो खाता है, वो खाना खा रहा है, जो भी है आप सब कुछ जो है इसमें लिख सकते हैं। जिस शब्द से किसी काम का होने का या करने का बोध होता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, हंसना रोना आदि जो है इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब अगला जो 13वां प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है, अपने आठवीं कक्षा आपने जो है 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अगर आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और 9वीं कक्षा में आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि जो टीसी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। 2-3 तरह के प्रार्थना पत्र बता रहा हूँ जो आपके पूछे जा सकते हैं, इनको यहाँ पे आप देख लें। ठीक है। पहला तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टीसी के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है। आपको लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय। अगर आपको विद्यालय का नाम दिया है तो विद्यालय का नाम लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से अपने विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं, और जो भी आपको जगह है आपका वो लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि कहाँ पे कौन सा विद्यालय है, कहाँ क्या नाम है उसका, तो आपको अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देना। विषय जरूर लिखना है इसके बाद में। विषय लिखने के बाद में किस लिए, कि विषय आपका क्या है, टीसी प्राप्त करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु। फिर महोदय लिखते हुए निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अब मैं 9वीं कक्षा में जो है अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ। ठीक है। अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे टीसी यानी कि शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः प्रार्थना है कि मुझे टीसी यानी कि शाला स्थानांतरण या फिर स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। और फिर आप जो है डेट लिख देंगे और डेट लिख करके नीचे प्रार्थी लिख करके आप अपना नाम लिख देंगे। तो इस तरह से जो है ये एप्लीकेशन लिखेंगे। दूसरा एप्लीकेशन कौन सा पूछा जा सकता है, ये देखिए। इस एप्लीकेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि आप 8वीं कक्षा के विद्यार्थी अमित कुमार हैं। आपका नाम भी पूछ सकता है, कोई भी नाम दे सकता है। तो यहाँ पे देखो नाम दिया गया, ध्यान रखना है। अमित कुमार है और अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने हेतु अपने प्रधानाध्यापक को जो है एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता ही है, सेवा में लिख देंगे, फिर प्रधानाध्यापक महोदय, फिर आप जो भी विद्यालय का नाम अपना मर्जी से लिख सकते हो, क्योंकि इसमें नहीं लिखा है, केवल आपको बताया कि आपका नाम अमित कुमार है, तो अपना नाम अमित कुमार हम जो लास्ट में डालेंगे। तो यहाँ पर फिर इसके बाद में हम सीधा सीधा जो हमारे स्कूल का नाम लिखते हुए फिर विषय जरूर डालेंगे। विषय किस लिए है हमारा, तो अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने के संबंध में। ठीक है। प्रार्थना पत्र, तो मान्यवर महोदय, निवेदन है कि अंग्रेजी विषय के शिक्षक का स्थानांतरण हो जाने से, यानी कि उनका जो है क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो हो जाने से इस विषय की पढ़ाई नहीं हो रही है। अतः आप किसी शिक्षक को अंग्रेजी विषय पढ़ाने हेतु लगाने की शीघ्र कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। इस तरह से करते हुए लिख करके आप दिनांक डाल देंगे और आपका आज्ञाकारी शिष्य जो है, आपको क्योंकि अमित कुमार लिखा गया है तो आप अमित कुमार लिखेंगे। ठीक है। अब के टाइम में आज की डेट में जो है ये अब राइट में ना लिख करके लेफ्ट में इसी डेट के नीचे लिखते हैं। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, आप डेट के नीचे लिखें, जो आपको दिनांक लिखा है उसी के नीचे पूरा का पूरा लिख दें, जो अमित कुमार आज्ञाकारी शिष्य जो इधर लिख दें आप लेफ्ट साइड में। अब ये नया रूल चलता है। इसके बाद जो आपको एक और कुछ पूछा जाएगा उसको भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लो। आपको मैं सारे के सारे निबंध भी बताऊंगा। ये प्रश्न है, पुस्तकें खरीदने हेतु रुपए मंगवाने के लिए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। अब आपको जो है अपने पिताजी को पत्र लिखना है। प्रधानाध्यापक का पत्र अब खत्म। अपने दोस्त को बुलाने के लिए पत्र लिख सकते हैं, अपने दोस्त को बर्थडे में बुलाने के लिए पत्र लिख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पत्र होते हैं और धीरे धीरे आपको जो है बड़ी बड़ी क्लास में जाओगे तो बहुत सारे पत्र लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा पिताजी को पत्र, और जो है ये एड्रेस मैंने बताया जैसा कि अभी जो है फॉर्मेट चेंज हो चुका है, तो आप जो है इस एड्रेस को जो यहाँ पे लिखा है 39 बापू नगर जयपुर, और जो भी आप दिनांक डालना चाहें तो ये सारे के सारे आप इस साइड लेफ्ट में
जो पूजनीय पिताजी है इससे ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, ये नया सिस्टम लागू हो चुका है, आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप इधर भी लिखते हैं तो ये गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन बड़ी कक्षाओं में ये गलत होता है, तो इसलिए अभी से आदत डाल लीजिए। फॉर्मेट चेंज हो चुका है। आपको जहाँ पे पिताजी लिखा है, आपने पूजनीय पिताजी लिखा है, इसी के ऊपर जो है आपको ये एड्रेस डालना है, और नीचे भी आपको नाम इसी तरफ लिखना है। सब कुछ आपको उल्टे तरफ ही लिखना है, जो छोटे वाले लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूजनीय पिताजी को सादर चरण स्पर्श करते हुए आप पत्र लिखेंगे, और यहाँ पे फिर आप बताएंगे, मैं यहाँ सकुशल हूँ और वहाँ पर सभी की कुशल कामना करता हूँ। मेरी छमाही परीक्षा का परिणाम अच्छा रहा है, यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम अच्छा रहा है। सभी विषयों में प्रथम श्रेणी के अंक आए हैं। मुझे कुछ पुस्तकें खरीदनी है और इनकी अति आवश्यकता, यानी कि अति आवश्यक है, यानी कि बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप मुझे 300 रुपये शीघ्र भिजवा दें या भिजवाने की कृपा करें। मेरी पढ़ाई नियमित चल रही है, इसकी आप चिंता ना करें। पूज्य माता जी को प्रणाम तथा निशा, जो भी आप भाई बहन का नाम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, प्यार। और उसके बाद जो है नीचे आप आज्ञाकारी पुत्र, प्यार के नीचे ही लिखेंगे अपना आज्ञाकारी पुत्र अशोक। ठीक है, इस तरफ से आप लिख देंगे। ध्यान रखना है कि आपको सब कुछ लेफ्ट में ही लिखना है, जो नीचे और ऊपर का लिखते हैं वो हमेशा आपके उल्टे हाथ की तरफ ही लिखोगे, सीधे हाथ की तरफ नहीं। फॉर्मेट चेंज हो चुका है। चलो आगे डिस्कस करते हैं हम। इसमें देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न आपका प्रार्थना पत्र लिया है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। वार्षिक परीक्षाओं परीक्षाओं की भी तैयारी यहीं से करवाई जाएगी, उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें और पढ़ते रहें। जितना स्टडी मटेरियल डालते हैं हम उनको पढ़ते रहें। समय की उपलब्धता, क्योंकि बड़ी क्लास वाले ज़्यादा डिमांड करते हैं, आप जैसे डिमांड करोगे तो आपके लिए मिल जाएगा। तो बड़ी क्लास आपसे 9th के डिमांड करते हैं, 10th वाले बच्चे डिमांड करते हैं, उस तरह से आप भी अपने क्लास वालों को, सभी दोस्तों को बोल सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट के प्रश्न उत्तर चाहिए, जो बोर्ड के लिए चाहिए, तो सारे हम सोल्यूशन करवा के आपको देते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको एक और लेटर लिखने को बता रहा हूँ मैं। अपनी वार्षिक परीक्षा के संबंध में अपने बड़े भाई को जो है एक पत्र लिखना है। आपका जो वार्षिक परीक्षा आएगा उसके संबंध में, कभी हो सकता है अर्धवार्षिक पूछ ले। ठीक है, तो ये सब कुछ भी पूछ सकता है। बड़े भाई को पत्र, फिर आपको जो है जैसे मैंने बताया कि एड्रेस जो है इधर लिखा हुआ है, ये आप एड्रेस को किधर ले लोगे, जी हाँ, आप जो है उल्टी साइड में लिख दोगे। जिधर ये लिखा है उधर ना लिख करके पूजनीय बड़े भाई साहब के ऊपर लिखोगे। ठीक है, ये एड्रेस इस तरह से लिख दोगे। तो इधर आपको अपना एड्रेस लिख देना है, कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हो, कोई भी डेट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जब तक कि प्रार्थना पत्र में या पत्र में कोई एड्रेस या कोई चीज़ ना दी हो, तब तक आप फ्री रहते हो। आगे वाली क्लासों में आपको फ्री नहीं छोड़ा जाएगा। बड़ी क्लासों में जो है आपको बहुत कुछ दिया जाता है कि ये लिखो ये लिखो, तो आपको उनको ही देख करके समझ करके लिखना पड़ता है। आपसे वो वो बड़ी क्लासों में होता है, अभी आपके लिए इतना ही बहुत है। पूजनीय भाई साहब, सादर प्रणाम। ठीक है, अब इसको लिखते हुए हम आगे बात करते हैं। हम सभी यहाँ पर सकुशल हैं तथा आपको ईश्वर की कृपा से सानंद चाहते हैं। सानंद मतलब आपकी खुशी चाहते हैं। मेरा, आप जो है वर्ड, जो यहाँ पर आपको शब्द समझ में नहीं आ रहे या फिर याद नहीं हो रहे हैं, तो उनकी जगह आप लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, कि कृपा से जो है आप ईश्वर की कृपा से जो है सानंद होंगे या अच्छे से होंगे, या आपकी शुभकामना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है, मेरा अध्ययन अच्छी तरह से चल रहा है, यानी कि मेरी जो पढ़ाई है वो अच्छी तरह से चल रही है। अब मार्च के प्रथम सप्ताह में मेरी वार्षिक परीक्षा है। मार्च के प्रथम सप्ताह में आपकी भी होगी, तो मार्च के प्रथम सप्ताह में मेरी वार्षिक परीक्षा है। इस बार मैंने पूरी मेहनत की है तथा सभी विषयों की तैयारी इस तरह से की है कि मैं प्रथम स्थान पाकर उत्तीर्ण हो जाऊंगा। इसने अपना बता दिया कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और मैंने सारी तैयारी कर ली है और मेरे फर्स्ट डिवीजन तो आना पक्का है। इसके बाद जो है सीधा सीधा आप माता जी को यहाँ पे माता जी आपको आशीर्वाद कर रही है। अच्छा, आपने बताया कि माताजी ने आपको आशीर्वाद दिया है। ठीक है, तो माताजी का आशीर्वाद जो है आपको भेज रहे हैं, या फिर माताजी ने आपको आशीर्वाद भेजा है, इस तरह से लिखेंगे। पत्रोत्तर शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, या पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें, या पत्र का उत्तर जल्दी देने की कृपा करें। इस तरह से आप लिख सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। फिर आप आज्ञाकारी जो है आपका नाम उसको लिखोगे, और याद रखना है कि आज्ञाकारी जो भी लिखोगे आप इस साइड लिखोगे, राइट साइड में नहीं लिखोगे, लेफ्ट साइड में लिखोगे। फॉर्मेट चेंज हो गया है। नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है उसकी बात करते हैं। इसमें बोल रहा है कि निबंध लिखना है आपको। 14वां जो प्रश्न है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, निबंध 2-3 आपको ऑप्शन आएंगे। मैंने यहाँ पे 2-3 बता रहा हूँ कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, उसको ढंग से तैयार करिएगा। सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे आने चाहिए। तो मैं सारी चीज़ें मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहले प्रस्तावना लिख देंगे। वर्तमान काल में कुछ जो है दकियानुची सोच वाले लोग, दकियानुची मतलब नीची सोच वाले लोग, जो है बेटा या पुत्र को जो है कुलदीप या और बुढ़ापे की लाठी मानते हैं। बेटा हो या पुत्र हो, उसको क्या मानते हैं? बुढ़ापे की लाठी मानते हैं।
तो बेटी को मुसीबत की जड़ समझते हैं। ऐसे ही लोग कन्या जन्म को अशुभ मानते हैं। तो यहाँ पर हम जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के ऊपर लिख रहे हैं। इसके बाद में हम छोटा-छोटा लिखेंगे, इसी तरह से आपको लिखना है, ज़्यादा लंबा-चौड़ा नहीं लिखना है। सामाजिक चेतना का प्रसार, समाज का सही विकास हो, लोगों में नई चेतना का प्रसार हो, इस दृष्टि से सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। साथ ही सरकार लिंग परीक्षण को प्रतिबंधित कर कन्या जन्म और उसकी शिक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान दे रही है। ठीक है? इस तरह से आपने इतना बता दिया उसमें। अब इसके बाद में अभियान एवं उद्देश्य में बताएँगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के संबंध में हमारे राष्ट्रपति ने लोकसभा के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से जून 2014 को संबोधित किया था, या जो है एकत्रित किया था। ठीक है? तो आप संबोधित अच्छा वर्ड है, इसी को लिखेंगे। संबोधित मतलब उनको भाषण दिया था। तो उसमें उसमें उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के उनके संरक्षण और सशक्तिकरण पर जोर दिया था। उनको जो है उनको बचाने पर और उनको अच्छा बनाने पर जो है जोर दिया था। अब इसके बाद में आप सीधा-सीधा उपसंहार लिख देंगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से हमारे समाज में जागरूकता के साथ रूढ़िवादी सोच में भी परिवर्तन आने लगा है। अब दिन वो दूर नहीं जब बेटियों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो सकेगा। तो इस तरह से आप निबंध लिख सकते हैं। अगला निबंध मैं आपको बता रहा हूँ, उसको देखिए। अगला जो इम्पोर्टेंट निबंध है, ये अर्धवार्षिक के लिए भी निबंध है और वार्षिक परीक्षा के लिए भी निबंध है। तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो अर्धवार्षिक मानकर ही मत चलिए, आपको वार्षिक परीक्षा के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, ध्यान रखना है। तो आप अर्धवार्षिक की टेंशन तो कम लें और वार्षिक परीक्षा की ज़्यादा लें, और दोनों की लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा। दूसरा जो निबंध पूछा जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट विषयों में आता है, कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता। तो यहाँ पे प्रस्तावना सबसे पहले लिख देंगे। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है संगणक या गणनाकार। ठीक है? टेलीविज़न के आविष्कार के बाद गणितीय कार्य की जटिलता को ध्यान में रख कर के कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। टेलीविज़न में तो हम ऐसा कर नहीं सकते, तो टेलीविज़न के बाद में कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। और कंप्यूटर शिक्षा का प्रसार जो है, कंप्यूटर तीव्र गति से जो है ये गणितीय प्रोसेसिंग करता है, और इसलिए कंप्यूटर को शिक्षा का पाठ्यक्रम बना कर के शिक्षा का प्रसार जो है तेज़ी से हो रहा है। यानी कि इसमें जो भी काम होता है बहुत ही तेज़ी से होता है, इसलिए जो है ये शिक्षा का प्रसार करने में जो उपयोगी है। इसके बाद में हम बता देंगे कंप्यूटर का विविध क्षेत्रों में उपयोग। अब कंप्यूटर का क्या-क्या उपयोग है, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में हमें निबंध लिखना है। तो कंप्यूटर का विविध क्षेत्रों में प्रयोग होने लगा है। रेल, बस, हवाई जहाज़ के टिकटों का वितरण, आरक्षण किया जा सकता है इससे, और पानी, टेलीफ़ोन के बिल और परीक्षा परिणामों का जो है संगणन, प्रतिफलन, यानी कि उनका जो है संगणन, यानी कि जोड़-घटा, यानी कि परीक्षा परिणाम में कितने नंबर आए हैं, उसका परसेंटेज क्या होगा, ये सब चीज़ जो है इसके अलावा अन्य अनेक कार्यों में जो है इसका उपयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है। तो ये कंप्यूटर का जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग बता दिया आपने। और भी आपके मन में आता है, उन क्षेत्रों को लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप जानते हैं, आप नए जनरेशन के बच्चे हैं और आपको सभी को पता है कंप्यूटर तो हर जगह है और उसका बहुत सारा उपयोग है। कंप्यूटर शिक्षा से लाभ क्या है? तो कंप्यूटर शिक्षा से जटिलतम प्रश्नों एवं समस्याओं का हल आसानी से हो जाता है। यांत्रिक साधनों के विकास और व्यावसायिक क्षेत्र की सफलता में इसका योगदान है। यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल जो साधन, जैसे साइकिल, बस, स्कूटर जो बन रहे हैं, ठीक है? अब ऑटोमेटेड हो गए हैं। आप देख रहे हो कि अभी जर्मनी में काम चल रहा है, वहाँ पे चल भी रही है, टेस्ला ने भी गाड़ी निकाली है विदाउट ड्राइवर। ठीक है? तो ये सारा का सारा जो है कंप्यूटर से ही चलता है। कंप्यूटर होते हैं उसमें छोटे-छोटे कंप्यूटर, जो आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, ये छोटा कंप्यूटर मान सकते हो। इसमें भी आप जो इनपुट देते हो, आपको आउटपुट देता है ये, ठीक है ना? आप सब कुछ करते हो। बस ये मिनी कंप्यूटर आप मान सकते हो, सबसे मिनी कंप्यूटर। इससे भी मिनी कंप्यूटर आने वाले समय में आ जाएँगे, अब तो घड़ियों में भी आ गए हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो इस बात को। और इसी से दूरस्थ शिक्षा एवं ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा इंटरनेट के कार्यक्रम भी आसानी से चल रहे हैं। आप तो देख ही रहे हो कि जो सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म है अभी, जो अच्छे स्तर पे है, अच्छा काम कर रहा है, वो ऑनलाइन शिक्षा है। हालाँकि स्कूल में भी दी जा रही है, लेकिन स्कूल में वही है कि बच्चे जो है 60-60 बैठते हैं, एक क्लास में 40 बच्चे बैठते हैं, तो टीचर जो है वहाँ पर एक-एक बच्चे को ध्यान नहीं दे पाता। और यहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा में एक बच्चा आराम से अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को सीखता है, उसको पॉज़ कर सकता है, उसको स्टार्ट कर सकता है ना? उसके हाथ में सारा नियंत्रण हो सकता है, उसको स्लो कर सकता है, उसको फ़ास्ट कर सकता है, सारे नियंत्रण होते हैं। इसके बाद जो है आप आसानी से इसका उपसंहार लिखते हुए ख़त्म कर देंगे। उपसंहार आप कितना भी बड़ा-छोटा लिख सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षा का आज के ज़माने में सर्वाधिक महत्व है। आज इसकी सभी क्षेत्रों में उपयोगिता बढ़ रही है, और इसके बिना ऐसा लगता है कि ये जो है समाज क्या हो जाएगा, अपंग हो जाएगा। आज की डेट में अगर कंप्यूटर वगैरह जो फैसिलिटीज़ हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, अगर इसको बंद कर दे तो पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। यातायात में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएँगी, सिग्नल काम नहीं करेंगे, ट्रैक्स चेंज नहीं होंगी, कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये सारे के सारे कंप्यूटर के ही छोटे-छोटे जो रूप हैं, जो हम बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है आप कंप्यूटर के बारे में लिख सकते हैं।
अगला जो मैं पैराग्राफ बताना चाहूँगा, जो निबंध इम्पोर्टेंट रहेगा वो कैसा रहेगा उसको भी देख लीजिए। ये जो निबंध है, ये दहेज एक सामाजिक कलंक या दहेज समस्या, ठीक है, या दहेज प्रथा, इस तरह से कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हुए, भारत वर्ष में कन्यादान को जो है प्रमुख दान माना जाता था, ठीक है। माता पिता अपनी स्थिति के आधार पर जो विवाह के समय दान स्वरूप जो है उसे आभूषण, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं जो है देते थे। लेकिन अब जो है इसका थोड़ा-सा अब चेंज हो गया है। कन्यादान बनाम दहेज, यानी कि अब कन्यादान का नाम दहेज हो चुका है। प्रारंभ में कन्यादान के साथ जो मंगलमय भावना थी, उसमें धीरे-धीरे बुराइयाँ आने लगी और इसका परिणाम वो हुआ कि कन्यादान माता-पिता के लिए जो है बोझ बन गया और दहेज प्रथा ने भयंकर रूप धारण कर लिया, यानी कि ये दहेज प्रथा बन गई। ठीक है? अब दहेज प्रथा के कुप्रभाव क्या-क्या है, इसको हम बता सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें देखिए, शादी में उचित दहेज न मिलने पर बहू के साथ मार-पीट और उसको आत्महत्या के लिए भी मजबूर किया जाता है। आए आए दिन अखबार में ये न्यूज़ आता रहता है, इसमें कोई अभी दो राय नहीं है और अभी बहुत पीछे हैं इसमें, ठीक है ना? आए दिन, अभी तो शहरी इलाकों में फिर भी ठीक-ठाक है। अ, मतलब इतना ये कह सकते हैं, ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी इलाके जो है अभी सही हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम चल रही है। और इतना ही नहीं, दहेज ना दे पाने के कारण लड़कियां जो है अविवाहित भी रह जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में या कई जगह पे ऐसा भी होता है, ठीक है, अविवाहित रह भी जाती हैं और साथ साथ में कई बार तो उनकी बहुत ज़्यादा उम्र भी हो जाती है। और नेक्स्ट पार्ट में हम जो है इसको रोकने के उपाय को दर्शा सकते हैं। तो इसमें क्या बता दोगे आप? दहेज प्रथा को रोकने के लिए हमारी सरकार ने दहेज विरोधी कानून भी बना दिया है और इस प्रथा को जो है रोकने के लिए बराबर कोशिश की जा रही है। इस प्रथा के लिए पब्लिक जो है अवेयर नहीं है ज़्यादा, वो कानून में शिकायत करती है, लेकिन क्या है कि शिकायत करने के बाद भी जो उचित एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि जो लोग सिस्टम में जो काम कर रहे हैं वो खुद दहेज लेते हैं, तो वो दूसरे पे क्यों जो है कार्रवाई करेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है जो कि कानून को सुधरना चाहिए और उन लोगों को भी सुधरना चाहिए जो इस कानून का पालन कर रहे हैं और जिनके भरोसे ये लोग जो है आते हैं, है ना? तो इस तरह से हम इस सब चीज़ों को, और उपसंहार तो आप जानते ही हो, ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। हमें दहेज का विरोध करना चाहिए और नारी को पूरा सम्मान दिलाने का जो है हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। और भी आप बड़ा लिख सकते हो, मैं जितना भी है मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको लिखना है। इतना भी लिख दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। अर्धवार्षिक के हिसाब से वार्षिक में थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हो आप, और भी पॉइंट डाल सकते हो, आप इतने ज़्यादा समझदार हैं। अगला जो निबंध इंपॉर्टेंट रहेगा उसकी बात करें, ये निबंध है स्वास्थ्य की कुंजी योग, या फिर योगा, विद्यार्थी जीवन में योग का महत्व। कुछ भी आ सकता है, योग के ऊपर भी आ सकता है। तो प्रस्तावना में हम, भारतीय संस्कृति विश्व में अपनी श्रेष्ठता और महानता के लिए प्रसिद्ध रही है और इसके मूल में सभी सुखी रहे, या इसकी इसकी जड़ में, यानी कि भारतीय संस्कृति के जड़ में जो भी है सभी लोग सुखी रहे हैं की भावना जो है व्याप्त है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके मूल में, यानी कि भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि सभी सुखी रहे, यही जो है उसकी भावना है। और इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को जो है सुखी बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में से एक उपाय है योग, ठीक है। कौन सा उपाय है? योग। अब उसके बाद में हम योग के बता देते हैं आशय। योग क्या होता है? योग के बारे में डेफिनेशन भी पूछी जाती है जब शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा का एग्जाम अगले साल होगा आपका, तो आपको देखने को मिलेगा फिर से, जब आप 9वीं में जाएंगे। मन और शरीर से जो कार्य किया जाए उसे ही योग कहते हैं। और योग जो है मन और शरीर को अ, आत्मा से परमात्मा को मिलाने की प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो 2 डेफिनिशंस हैं, आप कोई भी। योग जो है ये आत्मा से परमात्मा को मिलाने की प्रक्रिया है, ठीक है? ये भी है, जिसमें शांत अवस्था में पूर्ण रूप से बैठा जाता है। योग का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए जो है योग की कोई ना कोई जो है क्रिया रोज करनी चाहिए। यानी कि योग आपको करना चाहिए, व्यायाम आपको करना चाहिए। वर्तमान में योग और स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बता सकते हैं। आज मनुष्य अनियमित दिनचर्या के कारण जहां अनेक शारीरिक और मानसिक बीमारियों से पीड़ित है, वहीं स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत है। अनेक संस्थाएं योग का जो है जगह-जगह प्रशिक्षण दे रही हैं या देती हैं और लोगों को स्वस्थ और जीवित रहने का जो है सहज उपाय सिखाती हैं। इसके बाद जो है उपसंहार लिखते हुए आप खत्म कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा बहुत लिखना चाहें तो अपनी मर्जी से जो भी आपको समझ में आता है मन से वो लिख सकते हैं। उपसंहार आप, योग भारतीय संस्कृति का एक अनुपम उपहार है, योग स्वास्थ्य की कुंजी है और इसका प्रचार प्रसार जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस तरह से आप जो है इसको लिख देंगे। तो ये थे कुछ मेन इंपॉर्टेंट निबंध जो मैंने आपको बताए थे। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है इस वीडियो से अब जो है आपको मतलब संतुष्टि हुई होगी कि आपने कंप्लीट आंसर देख लिया होगा। और आप जो है नेक्स्ट टाइम ज़रूर ध्यान रखना कि आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, अभी इसको क्लोज़ करते हैं।
आपके जितने भी पेपर हैं वो हम सॉल्व करते जा रहे हैं, उनको पढ़ते रहिए, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ में बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। आप बस एक ही चीज़ भूलते हैं, शेयर करना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने दोस्तों को भी साथ में इन सब चीज़ों को सिखाएँ। विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर हमने डाल दिया है, इसको कंप्लीट समझाया है, इसको भी आप समझ लें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।